नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने पढ़ा था पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। और अगर कोवलेंट बॉन्ड हमारा पोलर है तो उसको मेजर करने के लिए वी यूज़ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो हम लेते हैं सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें सिर्फ दो ही एटम है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इट हैज़ वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज डायरेक्शन। और इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जिसमें टेल जो होती है एरो की ये पॉजिटिव एंड की तरफ हम दिखाते हैं एट द पॉजिटिव सेंटर, और जो हेड होता है इट इज़ टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड। केमिस्ट्री में हम इस तरीके से लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एरो के साथ ऐसे दिखा रहे हैं तो इधर नेगेटिव एंड है, इधर हमने क्या लेना है, पॉजिटिव एंड लेना है। इस तरीके से हम डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। जैसे फॉर एग्जांपल HCl। इसमें हमें पता है कि Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ जो डायपोल मोमेंट है वो हमारा जाएगा हाइड्रोजन से Cl की तरफ। और म्यू जो है डायपोल मोमेंट के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1.07 डी मतलब डिबाई यूनिट फॉर मेजरिंग डायपोल मोमेंट। जो HCl है उसका डायपोल मोमेंट जो है वो 1.07 डी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लेते हैं डायटोमिक के बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर ये बॉन्ड जो है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है डायटोमिक मॉलिक्यूल में, अगर ये बॉन्ड पोलर है हमारा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या होएगा, पोलर होएगा। लेकिन पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, ये सारे बॉन्ड्स की पोलैरिटी को कंबाइन करके हम देखते हैं। मॉलिक्यूल हो सकता है कि हमारा नॉन पोलर हो जाए इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पोलर बॉन्ड्स इन इट, बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, पोलर बॉन्ड्स होते हैं। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे हैव मोर देन वन पोलर बॉन्ड। तो इस केस में द डायपोल मोमेंट जो होता है इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। सारे इंडिविजुअल बॉन्ड्स का जो है मिलाने के बाद रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट देखा जाता है। डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स। और जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डायपोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड मोमेंट्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड मोमेंट्स। तो जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का, उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, बट उनके अरेंजमेंट पे भी डिपेंडेंट होता है। डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डायपोल moments of the bonds but also on their arrangements in space। तो अरेंजमेंट इनका स्पेस में इस तरीके से है कि ये डायपोल मोमेंट्स ऐड हो रहे हैं या एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर का जो डायपोल मोमेंट है इसकी वैल्यू होती है इज़ 1.84 डी होती है। और वाटर में दो OH बॉन्ड होते हैं,
तो दोनों OH बॉन्ड जो हैं वो पोलर हैं, तो दोनों OH बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है विच इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ 2 OH बॉन्ड्स। जैसे कि अगर हम ये लेते हैं वाटर की स्ट्रक्चर, इसमें OH ये 2 बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे लोन पेयर होंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स दिखा रहे हैं। ये O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इस साइड की तरफ होएगा। ये दोनों डायपोल मोमेंट्स जो हैं एडअप हो जाएंगे यहाँ पे इस केस में, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.84 D आ जाएगी। इनकी प्लेसमेंट जो है बॉन्ड्स की इस तरीके से है कि दोनों बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट ऐड होके रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है हमारे पास 1.84 D आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं वाटर को और डायरेक्शन दिखाते हैं इसकी इस साइड की तरफ ऑक्सीजन की तरफ, ये भी ऑक्सीजन की तरफ है। ये हमारे पास बॉन्ड डायपोल हैं, अलग अलग 2 OH बॉन्ड के क्या हैं, बॉन्ड डायपोल। इनको मिला के ये इक्विवेलेंट टू जो है हमारे बन जाता है HOH। दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगा, ये एडअप हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। पहले अलग अलग बॉन्ड्स का हमने लिखा और मिलाने के बाद हमने रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट लिखा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस केस में कितना आता है, 1.84 D आता है। डैट मीन्स वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल वाटर की होगी। सिमिलरली अगर हम BeF2 लेते हैं, ये जो है लीनियर मॉलिक्यूल है। इस केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू देखो, डायपोल मोमेंट इज 0। इसका डायपोल मोमेंट जो है 0 आ रहा है बिकॉज इसमें जो है 2 इक्वल बॉन्ड डायपोल्स हैं और ये दोनों इक्वल डायपोल्स जो हैं ये पॉइंट करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कर रहे हैं पॉइंट, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं स्ट्रक्चर हम इन केस ऑफ BeF2, BeF और ये F, ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल मोमेंट जो है बॉन्ड का इसकी तरफ आएगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को ये क्या कर देंगे, कैंसिल, और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी तरीके से BeF3 जो है वो भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आते हैं इसके बाद डायपोल मोमेंट की को एक्सटेंड करते हैं फर्दर। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब है फॉर एग्जांपल BF3, CH4, CCl4। सिमेट्रिकल मतलब जिनमें सेंट्रल जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा और जो यहाँ पे एटम्स इसके साथ सेंट्रल के साथ अटैच हो रहे हैं वो सारे एक जैसे एटम्स होंगे, एक ही एलिमेंट के होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन केसेस में द मॉलिकुलर डायपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। हर मॉलिक्यूल का जो सिमेट्रिकल होता है उसका डायपोल मोमेंट क्या होएगा, 0, बिकॉज बॉन्ड डायपोल्स जो होते हैं इस केस में कैंसिल हो जाते हैं, फाउंड टू बी 0। बट जो डायपोल्स हैं, अलग अलग बॉन्ड के जो डायपोल्स हैं वो जो है हमारे पास पोलर हो सकते हैं बॉन्ड्स, तो उनकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन रिजल्टेंट जो होता है सारे इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स का जब हम मिलाते हैं तो वह कैंसिल होके डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, 0। इसलिए मॉलिक्यूल ऑन अ होल क्या बन जाता है, नॉन पोलर इन नेचर। तो अलग अलग बॉन्ड्स चाहे पोलर हैं लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल जो होता है इस केस में क्या हो जाता है, नॉन पोलर इन नेचर। हाँ जी, अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स मतलब जिसमें सेंट्रल जो
एलिमेंट है, सेंट्रल जो एटम है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, और जो आउटर एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये सारे हमारे एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, ये वाले एटम्स जो है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इनका ज़ीरो होता है। तो अलग अलग बॉन्ड इनमें जो है वो पोलर हो सकते हैं, उनका डायपोल मोमेंट हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट जब हम मिलाते हैं सारे जो बॉन्ड्स का इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाता है, बिकॉज मॉलिक्यूल क्या होता है, सिमेट्रिकल। तो सारे डायपोल मोमेंट्स बॉन्ड्स के क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं BF3 की एग्जाम्पल, FB, यहाँ पे भी F आ गया। यहाँ पे फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फ्लोरीन की तरफ जाएगा डायपोल मोमेंट इसका। इस तरीके से बनाएंगे, और ये जो है सारे सिमेट्रिकल हैं, तीनों का जो ये वैल्यू है इसको ये कैंसिल कर देगा। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमारा क्या हो जाता है, एक्चुअल में कैंसिल हो जाता है, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू इस केस में क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। सिमिलरली अगर हम मीथेन लेते हैं तो मीथेन में भी डायपोल मोमेंट्स क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। कार्बन, ये इसके 4 बॉन्ड्स हैं, CH बॉन्ड्स हैं, इसमें जो है कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो कार्बन की तरफ होएगी। और ये सारे जो है एडअप होके जो है डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गए डायपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एंड पॉलीएटॉमिक। टॉपिक पे ही हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ NH3 एंड NF3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोथ NH3 एंड NF3 दोनों की ज्योमेट्री जो है यहाँ पर वो सेम है, एंड बोथ दिस मॉलिक्यूल्स दे हैव पिरामिडल शेप, जिसमें एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन एटम। अब इनकी शेप पहले मैं बना के दिखा रही हूँ, N, ये H, और एक यहाँ पे क्या है इसके पास लोन पेयर। सिमिलरली NF3 में भी 3 NF बॉन्ड्स हैं और एक यहाँ पे है लोन पेयर, तो दोनों की ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल ज्योमेट्री है। नाइट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू इन बॉन्ड्स की जो है डायरेक्शन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ है। लेकिन इस केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो फ्लोरीन की तरफ है, और जो लोन पेयर है वो बाहर की तरफ होएगा, इस तरफ। अब यहाँ पे सारी की सारी डायरेक्शंस एक साइड की तरफ है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा डायपोल मोमेंट 3 NH बॉन्ड्स का जो है रिजल्टेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड्स वो एडअप हो जाएगा, बिकॉज सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नेट हमारे पास यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है 1.47 D आती है। लेकिन यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और ये कैंसिल कर रहा है इनको, तो यहाँ पे जो है रिजल्टेंट ऑफ 3 NF बॉन्ड्स जो है वो थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास इसके कंपैरिजन में कम आ जाएगी। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू देखो तो NF3 जो है हमारा, ये एज कंपेयर टू NH3 क्या होता है, कम पोलर होता है। दोनों पोलर हैं, लेकिन NF3 जो है वो कम पोलर है एज कंपेयर टू NH3। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे कंपैरिजन में क्या था कि बोथ NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पिरामिडल शेप के हैं विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। तो इसमें लग तो ये रहा था एज F इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो ये लग रहा था इट अपीयर्स दैट NF बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर होएगा। अगर NF ज़्यादा पोलर है तो नेट जो है डायपोल मोमेंट NF3 का ज़्यादा होना चाहिए। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 should be
more than NH3, but actually क्या होता है, NF3 has smaller dipole moment than NH3, और इसका रीज़न यहाँ पे जो है हमने ये बना के रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है उनको दिखा दिया है कि डायपोल मोमेंट यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है, इसलिए रिजल्टेंट वैल्यू जो है डायपोल मोमेंट की NF3 में क्या आ जाती है, कम। सो NF3 जो होता है दैट इज लेस पोलर एज कंपेयर टू NH3। ये कंपैरिजन था NH3 और NF3 के बीच में। इसके बाद हम एक और टॉपिक करते हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जो हमें रीजनिंग क्वेश्चंस में चाहिए होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक चैप्टर्स में। पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स जो हैं इनमें आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये जो है हमारा पोलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा कि पार्शियल इनमें कौन सा करेक्टर आ सकता है, कोवलेंट भी आ सकता है, और इसको हम कहेंगे फजान्स रूल। ऑल्दो इन एन आयनिक कंपाउंड जो बॉन्ड है उसको हम 100% जो है आयनिक लेते हैं, इज 100% आयनिक, बट इट हैज सम कोवलेंट करेक्टर। जैसे हमने ये पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनमें आयनिक करेक्टर हो सकता है, अब आयनिक में हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्या हो सकता है, कोवलेंट करेक्टर हो सकता है। सो दस जस्ट एज कोवलेंट बॉन्ड हैज सम आयनिक करेक्टर, तभी हमने क्या कहा है कि कोवलेंट बॉन्ड्स भी पोलर होते हैं। सिमिलरली जो आयनिक बॉन्ड है इसमें भी थोड़ा सा कोवलेंट करेक्टर हो सकता है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय फजान्स रूल से, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है कि जब हम कटाइन लेते हैं, व्हेन अ कटाइन अप्रोचेस एन अनाइन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो कटाइन और अनाइन मिलके बनाएंगे ये, तो कटाइन जैसे अप्रोच करता है अनाइन को, तो ये अनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब कटाइन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। अनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के अराउंड आपने सिमेट्रिकली मूव कर रहा होता है पहले, लेकिन जैसे कटाइन अप्रोच करेगा, कटाइन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ये जो डिस्टॉर्शन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन की, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ द अनाइन, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लेकिन पोलराइजेशन किस में हुई, अनाइन में हुई, ऑफ द अनाइन। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे है द ग्रेटर इज द पोलराइजेशन, जितनी ये डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अनाइन की ज़्यादा होएगी, मतलब जितनी पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, उतना ज़्यादा जो है चार्जेस जो हैं न्यूट्रलाइज होंगे। मोर इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्जेस। किसके चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे, चार्ज ऑफ द कटाइन by the electron cloud of the anion। तो कटाइन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, अनाइन पे नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम। अगर चार्जेस कम हो जाते हैं तो आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेंस द आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस, या हम कह सकते हैं कि कोवलेंट करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर गया है यहाँ पे। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटाइन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ जो अनाइन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो हम बाद में करते हैं, पहले मैं इसी पार्ट को दोबारा से क्लियर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारे पास कटाइन है और यहाँ हम ले लेते हैं अनाइन।
ये हमारा क्या है, अनाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। जैसे ये कटाइन इस अनाइन को अप्रोच करेगा, देखो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन्स मैं बना रही हूँ, पहले सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन जैसे ये कटाइन इसको अप्रोच करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ यहाँ पे पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ पुल करेगा तो उस केस में क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरीके से इसकी तरफ थोड़े से क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। तो सिमेट्रिकली ना मूव करके थोड़े से इस तरफ चलेंगे। जब इसकी तरफ चलेंगे तो इसने अपने पॉजिटिव चार्ज से इन नेगेटिव चार्जेस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया थोड़ा सा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया और इस पे जो नेगेटिव चार्ज भी क्या हो गया, कम। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएंगे तो आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कोवलेंट करैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। ये जो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, जो कटाइन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब पुल करता है अनाइन के और इसके जो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लग जाता है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होएगी उतना जो है आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर क्या आता जाएगा, ज़्यादा आता जाएगा। तो ये मीनिंग था इसका कि जब आयनिक हमारे पास बॉन्ड्स हैं उनमें भी क्या हो सकता है, पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंट करैक्टर जो है वो आ सकता है। अब ये जो पोलराइजेशन है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पोलराइजिंग पावर ऑफ द कटाइन, कटाइन जो है वही पोलराइजेशन शुरू करता है, तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कटाइन की। और जो अनाइन होता है, अनाइन की क्या हो जाती है, पोलराइजेबिलिटी हो जाती है। एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द अनाइन, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनने लग जाता है। हेंस द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है इज फेवर्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स इसको क्या करते हैं, फेवर करते हैं। पोलराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, कटाइन का साइज स्मॉल होना चाहिए। जितना कटाइन का साइज स्मॉल होएगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज वो अनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से क्या कर सकता है, पुल कर सकता है। जैसे कि अगर हमने ये कटाइन स्मॉल लिया और अनाइन को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये अनाइन के लिए बना रही हूँ, ये कटाइन के लिए बना रही हूँ। अगर इसका साइज स्मॉल है तो इसका न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अनाइन के। तो अगर साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और इनको स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो जितना साइज कटाइन का स्मॉल है उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी या उसकी पावर जो होती है, पोलराइजिंग पावर, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं लार्ज साइज ऑफ द अनाइन। कटाइन का साइज तो स्मॉल होना चाहिए लेकिन अनाइन का साइज क्या होना चाहिए, बिग। अगर अनाइन का साइज बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, दूर। अब इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करके नहीं रख पाएगा, तो ये कटाइन इनको आसानी से अपनी तरफ पुल कर सकेगा। तो जितना अनाइन का साइज बड़ा होएगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, उतना जो है कोवलेंट करैक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों केसेस में मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। स्मॉल साइज ऑफ कटाइन में ये हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे एस ब्लॉक में। LiCl इज मोर कोवलेंट देन KCl, ये क्वेश्चन है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज देखो दोनों में अनाइन तो सेम ही है, Cl। कटाइन एक Li है, एक K। Li का साइज क्या है, स्मॉल। अगर स्मॉल कटाइन होता है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा और कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए LiCl इज मोर कोवलेंट देन क्या होता है, KCl होता है। लार्ज साइज ऑफ अनाइन में हम यहाँ पे ले लेते हैं, अनाइन का साइज बड़ा लेना है तो एक LiI ले लेते हैं, एक LiBr लिया। अनाइन हम यहाँ पे चेंज करते जा रहे हैं, ये I बड़ा अनाइन है, फिर Br आता है, फिर Cl आता है और सबसे स्मॉल कौन सा है, F। तो इन सब में किस केस में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होएगी, LiI में पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो इसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है देन, नहीं, ये हमारे पास ऑर्डर किसका आ जाता है, और द कोवलेंट करैक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड्स आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फैक्टर। थर्ड हम इसके बाद आते हैं लार्ज चार्ज ऑन द कटाइन
और अनाइन, जितना चार्ज जो है ज़्यादा होएगा उतनी पोलराइजिंग पावर जो होती है कटाइन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो लार्जर, क्योंकि अगर चार्ज ज़्यादा है तो उतना स्ट्रांगली वो क्या करेगा, अनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा। तो लार्जर द चार्ज ऑन दी कटाइन, तो अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अनाइन के पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो इसका मतलब ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को अनाइन के अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करेगा एंड हेंस कोवलेंट करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। तो यही रीज़न है कि जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है कटाइन की, अगर चार्ज ज़्यादा होता है तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होएगा। तो NaCl, MgCl2 और AlCl3 अगर हम लेते हैं तो Na पे +1 चार्ज है, इस पे मैग्नीशियम पे 2+ है, Al पे 3+ है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन सा होना चाहिए, AlCl3। ये इनका कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ग्रेटर द चार्ज ऑन द अनाइन मोर इजली इट गेट्स पोलराइज, उतना आसानी से वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक इसके साथ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि कोवलेंट जो हमारे बॉन्ड्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो पोलर और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और अगर वो हमारे पोलर होते हैं तो उनको मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट यूज़ करते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट को कैसे यूज़ करना है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमने कैसे यूज़ करना है, और ये टॉपिक हमने पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड्स में भी पार्शियल कौन सा करेक्टर आ सकता है, कोवलेंट करेक्टर आ सकता है, जिसको हमने फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन किया है।